गुड मॉर्निंग। फिर स्वागत है आपका एक बार फिर इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट ही है और मज़ेदार है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। खैर, इससे पहले काफ़ी वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना। ये तो खैर प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़रूरी है कि जनता का विश्वास जीतें। खैर, वो राजनीतिक नेताओं की बात होती है, हम उसके बारे में समझते हैं। देखो, इससे पहले काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, करीब 12 से 11 लेक्चर हो चुके हैं, और ये ब्रिटेन के संविधान का पार्ट 1 हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद 2-3 लेक्चर और आएंगे, इसके बाद पार्ट 2 शुरू हो जाएगा ब्रिटेन का। और ये खैर उनके लिए ज़रूरी है जो एमए की तैयारी कर रहे हैं और बीए की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हाँ, तो नेट जीआरएफ के बारे में जो सोच रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतर और बहुत ज़रूरी होने वाली है क्लास। खैर, ये जो लेक्चर है और इससे पहले जो लेक्चर है या जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उसका हम प्ले लिस्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे वीडियो के। और अगर आपको साइड में नजर आएगा, इस वीडियो के स्क्रीन के साइड में आपको आई बटन नजर आएगा, आपको वहां पे शो करेगा कुछ फ्यू सेकंड के लिए। आप उस पर विजिट करके, या तब भी नहीं विजिट करना चाहते हैं तो आप एंड ऑफ स्क्रीन पर जाएं और वहां पर भी आपको कुछ लेक्चर, इसके पहले वाला लेक्चर आपको नजर आ जाएगा, जिसमें हमने ये बात की थी। क्या? अरे हाँ, याद है मुझे। हाँ, जिसमें मैंने ये बात की थी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए या ब्रिटेन में सरकार बनाने के क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। आपको क्या लगा? मुझे नहीं पता, मुझे पता था। तो खैर, आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर। प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री अकेला पूरे देश को नहीं चला सकता है। अगर वो पूरे देश का संचालन अकेले ही करेगा, सरकार सफल नहीं होगी। तो वो क्या करता है? प्रधानमंत्री दूसरे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जिनको राजनीतिक विभाग सौंपे जाते हैं, जिसको आप बारहा सुनते आ रहे होंगे कि रेल विभाग, संचार विभाग, विद्युत विभाग, ये सारे जो विभाग होते हैं ये उसी पार्टी के सदस्यों को दिए जाते हैं जिस सदस्य का कॉमन सदन में बहुमत होता है। तो खैर, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट। देखो, हम इस सेशंस को 5 भागों में डिवाइड किए हैं और इसके बाद वाले सेशन को फिर 5 भागों में डिवाइड किए हैं। तो कुल 10 पॉइंट हैं समझने के लिए, तो आप समझे। पहला पॉइंट क्या है? जब भी राजा प्रधानमंत्री को चुन लेता है तो प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, आगे समझते हैं। देखो, राजा क्या किया? पीएम को चुनाव किया, पीएम का चुनाव किया। अब पीएम क्या करेगा? पीएम राजा का हाथ चूमकर, ये हाथ चूमकर, ये एक रिवाज है ब्रिटेन का, और वो परंपरा के लिए ना जान भी गवा देते हैं। तो उनका परंपरा तो नहीं खत्म होती। हमारे भारत के लोग जो होते हैं बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं। अगर बंदा एक शुद्ध हिंदी बोल रहा है तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जाहिल यही लड़का होगा, जिसको इंग्लिश नहीं आती है। और जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती भी है ना, वो जबरदस्ती का इंग्लिश बोलते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम भी अंग्रेज को फॉलो कर रहे हैं। अरे, अंग्रेज हमारी हर देश में उनकी मातृभाषा, उनकी परंपरा सुप्रीम होती है। हमारा देश ही ऐसा है जहां पर हिंदी को कम तवज्जो दिया जाता है और हिंदी बोलने वालों को उतना इज्जत नहीं दिया जाता जितना इंग्लिश बोलने वालों को दिया जाता है। अगर इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश में आके बोल दे तो उसको बैठने के लिए तो नहीं जगह, और हिंदी बोलने वाला अगर आके बोले हिंदी तो ऐसे देखते हैं, ऐसा लगता है कि इनके घर पे डाका डाल के चला गया है वो। तो खैर, मातृभाषा जो है, परंपरा जो है, उसको बनाए रखना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। तो देखो, राजा जो है पीएम का तो चुनाव करता है, लेकिन अब भी जब पीएम प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसका एक रिवाज है, हाथ चूमता है। हाथ चूमकर राजा का हाथ चूमकर पीएम पद ग्रहण करता है। पहला चीज, राजा क्या करता है, प्रधानमंत्री क्या करता है? जब अपने दल की बहुमत को सिद्ध कर देता है कॉमन सदन में, जब उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो राजा का हाथ चूमता है, और राजा का हाथ चूमने के बाद अपने पद को ग्रहण करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। हमने बताया कि 10 पॉइंट में डिवाइड किया इसको। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि पीएम का चुनाव हो गया और पद पर ग्रहण करने के लिए राजा का हाथ चूमकर अपने पद को ग्रहण कर लिया। अब ये राजा का हाथ चूमकर अपने पद को ग्रहण कर रहा है, ये एज अ ट्रेडिशन, एज अ परंपरा है। वो अपनी परंपरा बनाने के लिए आज भी इस चीज को फॉलो करते हैं और कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। जिस प्रकार भारत में हिंदी बोलने वालों को शर्मिंदगी होती है, हमारी मातृभाषा है, जान है हिंदी, तो हिंदी क्यों ना बोले। तो खैर, दूसरा काम क्या होता है कि प्रधानमंत्री, राजा
दूसरा काम क्या करता है, पीएम के सलाह से, पीएम के सलाह से मंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, ये चीज है। दूसरा चीज है प्रधानमंत्री जो होता है, ये जिस भी सदस्य को, अपनी पार्टी के जिस भी सदस्य को अपने विश्वास पात्र समझता है, प्रधानमंत्री को पार्टी के जिस भी सांसद पर विश्वास होता है, जो भी सांसद प्रधानमंत्री के भरोसेमंद होते हैं, उस व्यक्ति का नाम किसको, राजा को सौंपता है कि इस फला फला व्यक्ति को, सपोज ABCDE, मान लो एक व्यक्ति का नाम है ये, तो राजा को मान लो ए व्यक्ति पर भरोसा है, फिर बी व्यक्ति पर भरोसा है, सी पर है, डी पर है और ई पर है। भरोसेमंद व्यक्ति को इस वजह से चुना जाता है ताकि ये पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ना पारित कर दे। अगर भरोसेमंद इंसान को, विश्वास पात्र इंसान को प्रधानमंत्री ना चुने तो क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उनको सिरे से खारिज कर सकते हैं, सरकार को हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री उन सभी व्यक्तियों को चुनता है जिनके ऊपर प्रधानमंत्री का विश्वास होता है, जो भरोसेमंद होते हैं। तो इन सब की नाम राजा को सौंपता है, राजा इन सभी व्यक्तियों को क्या बना लेता है, मंत्री का पद देता है, मंत्री का पद देता है। दूसरा चीज, तीसरा पॉइंट, अगर कॉमन सदन में एक दल तो पक्ष में होगा, दूसरा विपक्ष में होगा। देखो कॉमन सदन है, कॉमन सदन में दो पार्टी, एक उदारवादी, एक अनुदारवादी, दो पार्टी है। अब इसमें से सरकार तो एक ही पार्टी बनाएगी ना, चाहे उदारवादी दल पक्ष में जाएगी सरकार बनाने के लिए, चाहे अनुदारवादी दल जाएगी। कब जाएगी, जब इनका सबसे ज्यादा बहुमत होगा। हम एक आंकड़े के हिसाब से समझते हैं इसके तीसरे पॉइंट को। हम सपोज करते हैं कि उदारवादी दल और इधर हम डिवाइड कर लेते हैं अनुदारवादी, दो दल है। अब इसको कुल 70%, इसको 30% एग्जाम्पल के रूप में वोट मिल रहे हैं। तो आपकी खोपड़ी ये कह रही होगी कि उदारवादी दल ही सरकार बनाएगी। सही कह रही है आपकी खोपड़ी। तो उदारवादी दल सरकार बनाने के लिए पीएम का चुनाव करेगी और मंत्री का चुनाव करेगी, और पीएम जो होता है इस मंत्री का चुनाव करेगा, और जिससे क्या निर्माण हो रहा है, मंत्रिमंडल बन रही है। क्या बन रहा है, मंत्रिमंडल बन रहा है। तो पीएम और मंत्रियों के कॉम्बिनेशन से मंत्रिमंडल बन रहा है। और ये पार्टी कैसी, पक्ष की पार्टी है, सरकार बनाएगी। ये पार्टी क्या करेगी, सरकार बनाएगी। तीसरा पॉइंट समझ रहे हैं, सरकार बनाएगी। इसके विपरीत ये पार्टी क्या करेगी, विपक्ष में होगी। क्या होगी, विपक्ष में होगी, विरोधी दल होगा ये। क्यों विरोधी दल होगा, क्योंकि इस पार्टी ने, अनुदारवादी दल ने कॉमन सदन में बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई है, इसका अल्पमत है, राइट। अब ये सरकार बनाएगी तो इनके जो प्रधानमंत्री होंगे, इन सभी मंत्रियों को क्या करेंगे, लीड करेंगे, गाइड करेंगे। और इन मंत्री को क्या किया जाएगा, मंत्री को राजनीतिक पद सौंपे जाएंगे। राजनीतिक पद, कैसे राजनीतिक पद, रेल विभाग, संचार विभाग वगैरह जितने भी विभाग होते हैं वो इनको पद को सौंपे जाते हैं। और ये मंत्री अपने अपने विभाग के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान से सुन लेना इस बात को, अपने अपने पद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी को रेल विभाग सौंप दिया जाए तो वो सारे जो कानून और जो वाद विवाद होगा, या उसको अपने ही विभाग से संबंधित प्रश्न का जवाब देना ही होगा। अगर उनसे कोई, मान लो ए व्यक्ति है, इसको रेल विभाग सौंप दिया गया और रेल विभाग में कोई दुर्घटना होती है तो ए व्यक्ति सिर्फ इसी विभाग से संबंधित जवाब देगा और इसी विभाग से संबंधित जिएगा मरेगा, मतलब सब कुछ इसी विभाग पर सौंप देगा, क्योंकि इसको यही विभाग सौंपा गया है। और ए व्यक्ति जो है इसी विभाग के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, किसी और विभाग के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब जब मंत्री को राजनीतिक पद सौंप दिए जाते हैं तो ये रेल विभाग, संचार विभाग, विद्युत विभाग वगैरह दुनिया की विभाग से संबंधित नियम, कानून वगैरह, वाद विवाद दुनिया भर का चीज करते हैं कॉमन सदन में। लेकिन इसके विपरीत जो विपक्ष की पार्टी होती है, इसको हमें क्या बोले तो कैबिनेट बन गया।
और एक होता है शैडो कैबिनेट। कैसा? विपक्ष के जो विरोधी दल होते हैं, विरोधी दल ही क्या करते हैं, अपने विरोध में मंत्री का निर्माण करते हैं, मतलब ये भी मंत्री का निर्माण करते हैं, मंत्री बनाते हैं। तो मंत्री का निर्माण कर रहे हैं ये मंत्रिमंडल का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे तो इस मंत्रिमंडल में भी मंत्रियों को राजनीतिक पद सौंपे जाते हैं। राजनीतिक पद क्या जाते हैं? सौंपे जाते हैं। ये जो विपक्ष के दल होते हैं इनको राजनीतिक पद सौंपे जाते हैं, सिर्फ इस वजह से सौंपे जाते हैं कि जिस विरोधी दल के जिस भी मंत्री को जो राजनीतिक पद दिया जाएगा, पक्ष के दल के जो राजनीतिक पद है उस पर उनकी नजर रहेगी, उसको उस पर देखेंगे। मान लो इसमें ए व्यक्ति है, इसको रेल विभाग दे दिया गया, बी व्यक्ति है, रेल विभाग दे दिया गया, ठीक है। डी व्यक्ति कोई है, इसको संचार विभाग दे दिया गया। ई व्यक्ति कोई है, इसको विद्युत विभाग दे दिया गया। ये विपक्ष की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार पक्ष में जो सरकार का सही रूप से संचालन करेंगे, मान लो इसमें सी है, उसको संचार विभाग दिया गया है। एफ है, इसको विद्युत विभाग दिया गया है। अब देखो काम क्या करेंगे, ये तो सरकार कार्य करेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पक्ष में है। लेकिन जो शैडो कैबिनेट का निर्माण हुआ है, विपक्ष की पार्टी शैडो कैबिनेट बनाती है। मतलब अगर ए व्यक्ति को रेल विभाग सौंपा गया है तो विपक्ष की पार्टी में भी विभागों का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिर्फ इस वजह से देखो, अब रेल विभाग जो है, मतलब ए व्यक्ति जो होगा वो पक्ष के ए व्यक्ति पर, बी व्यक्ति जो होगा ए व्यक्ति पर नजर रखेगा। मतलब इस प्रकार विभाग सौंपे जाते हैं कि विपक्ष के जो भी राजनीतिक पद जिस भी मंत्रियों को सौंपे जाते हैं, पक्ष के उस मंत्री के विभाग पर वो नजर रखते हैं। इस प्रकार जब इनको ये सारे क्या होते हैं, देखो संचार विभाग जो है वो सी पर नजर रखेगा, विद्युत विभाग जो है एफ पर नजर रखेगा। तो ये पक्ष, अगर कोई भी चूक इनसे होती है तो तुरंत ये क्या करते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं, तुरंत ये खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि रेल विभाग में ये प्रॉब्लम्स हुई। फिर संचार विभाग का जो व्यक्ति होता है वो कहेगा संचार विभाग में ये प्रॉब्लम है। तो उस मुद्दे को जब उठाते हैं तो सरकार अपना जनमत खो देती है। तो ये पक्ष क्या होते हैं, अपना जनमत जो होता है, इनका बहुमत जो होता है, खो देते हैं। तो और विरोधी दल जो होता है, जब ये अपना बहुमत खो देते हैं तो ये अल्पमत से बहुमत प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार विरोधी दल जो होता है इन पर नजर रख के इनके नीतियों का विरोध करता है, और जब विरोध वाकई में सफल हो जाता है तो ये अपने बहुमत को, उदारवादी दल अपनी बहुमत को खो देगी और अनुदारवादी दल सरकार बना लेगी। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया और ये चौथा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में यही तो आपने समझा कि शैडो कैबिनेट और कैबिनेट का निर्माण होता है। शैडो कैबिनेट और पक्ष के विभागों पर नजर रखती है। और चौथा चीज आपने ये समझा कि अगर जनमत, जिस पार्टी का बहुमत होता है, अगर किसी कारणवश वो अपना बहुमत खो देती है तो उसके विरोध में जो पार्टियां होती हैं वो अल्पमत में होती हैं। अगर वो अपना अल्पमत में होती हैं तो फिर वो बहुमत प्राप्त कर लेती हैं, जिस प्रकार दूसरी पार्टी जो होती है, विरोध की पार्टी जो होती है, वो सरकार बना लेती है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री जो होता है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, उसके ऊपर दबाव नहीं होता है। जब मान लो कि प्रधानमंत्री जो है उसके ऊपर वो स्वतंत्र रूप से, ऐसा समझ लीजिए, स्वतंत्र रूप से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है कि आप इसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओगे। लेकिन प्रधानमंत्री भी जानता है कि जो पार्टी है वो सहमति से चलती है। कैसी चलती है? सहमति और सहयोग से चलती है। प्रधानमंत्री जो होता है ये मालिक नहीं होता है पार्टी का, मालिक या बॉस नहीं होता है ये। मतलब प्रधानमंत्री, अगर मंत्रियों का चयन करना है, मंत्रियों को चुनना है, तो प्रधानमंत्री क्या करता है? पार्टी के सदस्यों से
सलाह लेता है, ये भी सलाह लेता है। अब प्रधानमंत्री भी जानता है कि अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो हमें पद से हटा देंगे और हमें भी पद नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से तो प्रधानमंत्री को तो चुनता ही है विश्वास पात्र, लेकिन क्या करते हैं वो पहले आपस में डिसीजंस लेते हैं कि आप इस हमारी पार्टी में कौन से सांसद, कौन से सदस्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ज्यादा किसको अनुभव है। जब पार्टी आपस में डिसीजंस ले लेती है तो उसके बाद प्रधानमंत्री राजनीतिक पद, मंत्रियों को राजनीतिक पद सौंपते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको प्रधानमंत्री पसंद भी नहीं करते हैं या जिसको प्रधानमंत्री पद नहीं देना चाहते हैं उसको भी प्रधानमंत्री पद देते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति पर प्रधानमंत्री की सहमति तो नहीं होती है लेकिन पार्टी की सहमति होती है। तो इस प्रकार ये 5वां पॉइंट हुआ। ठीक है, इसके बाद 5 पॉइंट और हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आपने इसके पहले वाला अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको मैंने एक चीज बताया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कॉमन सदन का सदस्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अब मंत्री जो होगा, मंत्री बनने के लिए अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो मंत्री बनने के लिए कॉमन सदन का सदस्य होना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति, अगर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी में से किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाता है जो कॉमन सदन का सदस्य है, मतलब मंत्री उसे ही बनाया जा सकता है जो कॉमन सदन का सदस्यता रखता हो। जो कॉमन सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये समझ लो कि अगर कोई मंत्री, जैसे मान लो एक मंत्री है जिसका नाम है, नाम लिख लेते हैं लॉर्ड कर्जन, याद आ रहा है इसी का नाम, लॉर्ड कर्जन लिखते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है ये कॉमन सदन का सदस्य नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कॉमन सदन का सदस्य नहीं है। तो आपने बताया कि कॉमन सदन का सदस्य होना जरूरी है और लॉर्ड कर्जन को हमने मंत्री बना दिया। क्या दिया? मंत्री का पद दे दिया। और मैंने आपको बताया कि ये कॉमन सदन का सदस्य नहीं है, लॉर्ड कर्जन कॉमन सदन का सदस्य नहीं है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने इसको मंत्री का पद दे दिया। तो आप ये बताओ कि मंत्री का पद मैंने जब इसको लॉर्ड कर्जन को दे दिया तो क्या ये मंत्री का पद ग्रहण करने योग्य है कि नहीं है? तो ये प्रधानमंत्री जो है मंत्री का पद देने के समय कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मंत्री का पद देता है, अगर वो कॉमन सदन का सदस्य नहीं है तो जरूरी भी नहीं है। मतलब अगर मंत्री कॉमन सदन का सदस्य, जैसे मान लो कि ये लॉर्ड कर्जन जो है कॉमन सदन का सदस्य नहीं है और इसको मंत्री का पद दे दिया जाए कि लॉर्ड कर्जन जो है कॉमन सदन का सदस्य नहीं है और मैंने इसको मंत्री का पद दे दिया, तो लॉर्ड कर्जन के ऊपर ये लाजिम हो जाएगा होगा कि वो कॉमन सदन की सदस्यता ग्रहण करें। अब इनके ऊपर लाजिम होगा कि कॉमन सदन की सदस्यता क्या करें? ग्रहण करें। अगर लॉर्ड कर्जन मंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं, ध्यान सुनना, अगर लॉर्ड कर्जन चाहते हैं कि उनका मंत्री पद बना रहे तो लॉर्ड कर्जन कितने मंत्री पद ग्रहण करने के समय से कितने 6 माह के भीतर के अंदर किसका कॉमन सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अगर लॉर्ड कर्जन कॉमन सदन के सदस्य नहीं बनते हैं 6 माह के अंदर तो लॉर्ड कर्जन को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कुल मिला के बात यह हुई कि मंत्री का पद ग्रहण करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो मंत्री पद ग्रहण करते समय कॉमन सदन का सदस्य हो। जैसा मैंने बताया लॉर्ड कर्जन कॉमन सदन के सदस्य नहीं थे, मंत्री इनको बनाया गया। अब इनको मंत्री बनाया गया तो इनको पद दे दिया गया तो इनके ऊपर जिम्मेदारी हो गई, लाजिम हो गया कि ये कॉमन सदन का सदस्य बने। अगर कॉमन सदन की सदस्यता 6 माह के अंदर, एक समय दिया जाता है, 6 माह के अंदर अगर ये कॉमन सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो इनको अपना पद क्या करना पड़ेगा? लॉर्ड कर्जन को मैं लिख देता हूं उधर, अगर ये 6 माह के अंदर 6 माह
के अंदर कॉमन सदस्य नहीं बनते हैं तो मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। राइट, ये जरूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट समझते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करता है। ये 6 माह का समय ऐसा इसलिए रखा गया है कि प्रधानमंत्री कभी कभी ऐसे भी व्यक्तियों को मंत्री चुनता है, मंत्री कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को चुनता है, मंत्री को चुनता है जो मंत्री जो होते हैं वो लार्ड सदन के सदस्य होते हैं। किस सदन के? लार्ड सदन के सदस्य होते हैं। मंत्री अगर लेबर पार्टी से है, प्रधानमंत्री अगर लेबर पार्टी से है तो लेबर पार्टी के जो सदस्य लार्ड सदन में सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं तो प्रधानमंत्री योग्य व्यक्ति की तलाश करता है, और जब पार्टी की राय तय हो जाती है कि दो योग्य व्यक्ति लार्ड सदन में है या और व्यक्ति लार्ड सदन के सदस्य नहीं भी हैं, अगर कोई व्यक्ति लार्ड सदन का सदस्य नहीं भी है, नॉर्मल सदस्य है, तो उसे भी प्रधानमंत्री क्या करता है, एक नॉर्मल सदस्य को भी मंत्री चुन सकता है, मंत्री चुनता है। कौन? पीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मंत्री को चुनता है, प्रधानमंत्री मंत्री को चुनता है। लार्ड सदन के मंत्रियों को भी, लार्ड सदन के सदस्य को भी मंत्री के रूप में चुन सकता है। कब? जब पार्टी आपस में तय कर लेती है तब। ठीक है। उसके बाद लेबर पार्टी से, मान लो प्रधानमंत्री जो है लेबर पार्टी से है और उसका कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत योग्य है लेकिन वो कॉमन सदन की सदस्यता नहीं रखता है, कॉमन सदन की सदस्यता नहीं रखता है, तो प्रधानमंत्री उस भी व्यक्ति को मंत्री के रूप में चुन सकता है। ठीक है। लेकिन जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर कॉमन सदन का सदस्य होना पड़ेगा, कॉमन सदन का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट समझ लो। चौथा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वर्तमान अवस्था ब्रिटेन की है, वर्तमान अवस्था में सरकार का निर्माण करना है, तो हमने क्या बताया कि कॉमन सदन से ही प्रधानमंत्री होगा, कॉमन सदन से ही मंत्री चुने जाएंगे। अगर मंत्री कॉमन सदन से नहीं है तो उनको 6 माह के अंदर मंत्री बनना पड़ेगा। तो कुल मिला के कॉमन सदन का मंत्री बनना ही पड़ेगा। ये बात तो है। क्या करने के लिए? सरकार बनाने के लिए। किसके निर्माण के लिए? सरकार के निर्माण के लिए कॉमन सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा। लेकिन वहां की जो वर्तमान अवस्था है, इस समय जो वहां पर व्यवस्था है, वर्तमान अवस्था में सरकार की जो कैबिनेट होता है, सरकार की कैबिनेट में कितने सदस्य? 3 सदस्य को, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये 3 सदस्य को लार्ड सदन से चुना जाता है, लार्ड सदन से चुना जाता है। मतलब लाजिम तो है कि कॉमन सदन से ही सरकार का निर्माण होता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि कॉमन सदन से तो मंत्री चुने ही जाते हैं। कैबिनेट का निर्माण तो कॉमन सदन से ही होता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसे है कि इंपॉर्टेंट है बात कि वर्तमान व्यवस्था में ब्रिटेन की कैबिनेट में 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो कॉमन सदन से नहीं होते, लार्ड सदन से होते हैं, वो भी कैबिनेट में शामिल कर लिए जाते हैं। राइट। इसका आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट समझते हैं। इसका आखिरी पॉइंट समझते हैं, 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट ये है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मंत्री जिस सदन से होते हैं वो उसी सदन में भाग ले सकते हैं, उसी सदन में मतदान कर सकते हैं, किसी दूसरे सदन में ना बैठक में भाग ले सकते हैं ना बैठ सकते हैं। देखो, जो व्यक्ति, जो मंत्री या सदस्य जिस सदन से होते हैं, जिस सदन के सदस्य होते हैं, उसी सदन में मतदान दे सकते हैं तथा भाग ले सकते हैं। राइट। कहने का मतलब, अगर मंत्री, मान लो एक मंत्री है ए है, एक मंत्री बी है,
ये भी ए जो है मंत्री है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। बी भी क्या है, मंत्री है। और जो मंत्री बी मंत्री है ये लार्ज सदन से है, और जो ए मंत्री है ये कॉमन सदन से है। इसका क्या मतलब हुआ ये समझते हैं, कॉमन सदन से। ठीक है। अब जो ए मंत्री है ये कभी भी लार्ज सदन में भाग नहीं ले सकता है। फिर से ध्यान से सुनना, ए मंत्री जो है कॉमन सदन से है, मतलब इसकी जो सदस्यता है मंत्री की वो किसमें है, कॉमन सदन में है। लेकिन बी की जो सदस्यता है वो लार्ज सदन में है। तो ए मंत्री जो होगा वो कभी भी कॉमन सदन में न भाग लेगा उसकी बैठक में, ना मतदान करेगा। तो मतलब एक कॉमन सदन में भाग ले सकता है ए मंत्री, लेकिन कभी भी लार्ज सदन में, कभी भी इस सदन में न मतदान कर सकता है, न इसके वाद विवाद में शामिल हो सकता है। मतलब जो मंत्री, जैसे ए मंत्री कॉमन सदन के हैं तो वो कॉमन सदन में ही मतदान कर सकते हैं, कॉमन सदन में बैठ सकते हैं, कॉमन सदन में वाद विवाद में भाग ले सकते हैं। जो मंत्री की सदस्यता जिस सदन में होती है वो उसी सदन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बी मंत्री है, बी जो मान लो कि नाम बी है, बी जो है ये लार्ज सदन का सदस्य है। तो लार्ज सदन का सदस्य होने के नाते ये कभी भी कॉमन सदन में ना वोट कर सकता है, ना मतदान दे सकता है, ना बैठक में भाग ले सकता है, ना उसके वाद विवाद में भाग ले सकता है। तो जो मंत्री जिस सदन के होते हैं उसको उसी सदन के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, वो उसी सदन के प्रति सक्रिय रहते हैं। तो खैर ये पांचों पॉइंट हमने डिस्कस किया है, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको कि इसके पहले का लेक्चर आपको एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके बाद 3 लेक्चर, आई थिंक 3 लेक्चर और होंगे। उसके बाद ब्रिटेन का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, करीब 16 लेक्चर इसमें हो जाएंगे पार्ट 1 में, ब्रिटेन के पार्ट 1 में। इसके बाद ब्रिटेन का पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो भी बच्चा आरओ की तैयारी के बारे में सोच रहा है उसका भी लिंक, उसकी भी डेट आ चुकी है। अभी मंडे से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, और 9 नवंबर तक, करीब अभी इसमें 25-26 दिन है, पूरी 9 नवंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और आरओ के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और आप लोग जाके फॉर्म भरें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।